नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। और मेरे साथ है यंग इंजीनियर मोहम्मद आमिर साहब, जो पिछले कई सालों से इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली नांदुरा के है वो। जी। और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट, कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ऐसे उन्होंने आज तक कंसल्टेंसी के भी प्रोजेक्ट किए, कुछ काम भी किए। तो इन सब के बारे में उनके साथ आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मतलब आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आपका कॉलेज अच्छा, कहाँ से अच्छा। हुआ, और सिविल इंजीनियरिंग ये फील्ड चूज करने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि जहाँ से आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर जी, जी, बनूंगा? जी। तो क्या बताएंगे? असल में सर मैं मोहम्मद आमिर मोहम्मद फैयाज नांदुरा से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैंने केजी से लेकर 10th तक की पढ़ाई मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल में की है नांदुरा में। वहाँ से मुझको एक शौक था कि भाई मेरे घर में, मेरे परिवार में, पूरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं कुछ ना कुछ बनकर दिखाऊं मेरे फैमिली वालों को। और मेरे फादर की भी बहुत कोशिश थी कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ बने। इसलिए मैंने भी ध्यान में बिठाया था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। और उसके बाद में फिर 10th हमारी मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल से हुई। उसके बाद में हमने सोचा कि भाई अपनों को कुछ ना कुछ करना है। तो नांदुरा में उस वक्त मैथमेटिक्स 11वीं 12वीं में नहीं था। नांदुरा में 2 स्कूल है, मौलाना आज़ाद भी है और इनायती हाई स्कूल जूनियर कॉलेज भी है। तो उसमें उस समय मैथमेटिक्स नहीं था। तो हमने ये सोचा कि फिर खामगांव में अंजुमन जूनियर कॉलेज खामगांव में मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी है, तो उसमें एडमिशन लिया हमने। 11-12 में मैथ वोकेशनल करके लिए। फिर उसमें भी मेरा रिस्पॉन्स अच्छा खासा रहा। फिर उसमें मेरी क्लास में मुझको अच्छे खासे मार्क भी मिले वोकेशनल में। तो मैंने ये सोचा कि भाई अपने को चलो वो कुछ ना कुछ हटकर, उस समय अपने फार्मासिस्ट में ज़रा ज़्यादा स्कोपिंग चल रही थी। तो फार्मासिस्ट का हमने फॉर्म भरे थे अपने डी फार्म का। तो उसमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। असल में परिवार में भी नए बच्चे हम, और ऐसा कुछ सोचे कि भाई चलो अपन फार्मासिस्ट में फॉर्म भरते हैं। तो उसमें फॉर्म भरे। अब उसकी लास्ट डेट समझो, ऐसा समझो कि वो जिस समय हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन करने का मामला आया, तो उस समय लास्ट डेट थी उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो हमें खंडेलवाल कॉलेज मिला था अकोला का एप्लीकेशन करते समय। तो फिर अब उसके बाद में ऐसा हुआ कि हमारे सीनियर थे, अच्छे खासे गाइडर्स भी थे वो, आमिर सैयद करके। वो असल में हमारे भाई के साथ में पढ़े हुए, हमसे 3 साल सीनियर रहे हो। तो उनका इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक हुआ था गवर्नमेंट खामगांव से, गवर्नमेंट कॉलेज खामगांव से। तो उन्होंने भी हमें मशवरा दिया कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट कल की है, यानी कि आज हमारा इसका रिजल्ट आने वाला है खंडेलवाल का डी फार्म का, और कल की लास्ट डेट पॉलिटेक्निक की थी गवर्नमेंट की। तो चलो हमने सोचे कि ठीक है भाई, चलो वो भी एक बार नसीब में अगर होगा तो करके देख लेंगे। तो अल्लाह को करना कि वो उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट राउंड में ही सिविल इंजीनियरिंग का हमारे को अपॉइंटमेंट मिल गया था। तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में अब उसमें भी ऐसा हुआ कि नॉलेज तो कुछ भी नहीं, जीरो नॉलेज था हमारे पास में। अब जिस वक्त कैप राउंड स्टार्ट हुए तो पहले ही कैप राउंड में मुझको अपॉइंटमेंट मिल गया, और उस समय पैसे भी नहीं पास में, डॉक्यूमेंट भी नहीं पास में। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर नाम की लिस्ट मतलब पुकारी जा रही थी। तो नाम की लिस्ट पुकारी जाने में फिर नाम आया मेरा। तो उस समय मैंने क्या किया, ऑफिसर को होल्ड करने के लिए लगा और घर पे अर्जेंट कॉल किया कि बस तुरंत मुझको पैसे और मेरे डॉक्यूमेंट वहाँ पर फाइल में रखे हुए हैं वो भिजवा दो। तो मेरे भाई वहाँ पर लेकर आए। उस समय एडमिशन हुआ मेरा, बहुत खुशी भी थी। बहुत खुशी का माहौल था घर में। मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। फिर 2016-17 में मेरा पॉलिटेक्निक मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद में भी ऐसी तरकीब बनी कि भाई चलो पॉलिटेक्निक अपन ने कर लिए, तो उसके बाद में भी अपनों को अब इंजीनियरिंग नहीं करना, ऐसा सोचा मैंने। तो फिर मेरे सीनियर का एक बार और मुझको सपोर्ट रहा कि भाई पढ़ाई जो रहती वो एक ही बार होती, एक बार वक्त निकल गया, मंजिल निकल गया, वो कयामत तक भी वापस नहीं आएगा। तो चलो नहीं हाँ करते हुए हमने बुल्ढाना में एडमिशन लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर वहाँ से इंजीनियरिंग किए, 2020 में हमारा पास आउट हुआ। और उसके बाद में फिर हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि जिस वक्त मेरा डिप्लोमा हुआ उस वक्त मैंने नांदुरा में संतोष गुजर करके एक इंजीनियर है, इंजीनियर संतोष गुजर, उनके पास में 1 साल वर्क किया, उनके पास में प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद में मैंने 2017 में बुल्ढाना में PLIT-MS इंजीनियरिंग कॉलेज है डॉक्टर लद्दड़ का, वहाँ पर एडमिशन लिया। 2020 में मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था, आना जाना सभी का हर जगह से बंद था। तो उसके बाद में ऐसा समझो कि 2-3 मंथ ऐसा मतलब खाली गए। फिर उसके बाद में भोंगे साहब के पास में नांदुरा में भोंगे साहब करके है कंसल्टिंग इंजीनियर, उनके पास में 3 महीने मैंने प्रैक्टिस भी किया हो। वहाँ पर प्लानिंग वगैरह, कंसल्टिंग किस तरीके से करते हैं, एस्टिमेशन किस तरीके से करते हैं, वो सब चीज़ें सीखा। और मुझको भी ऐसा मेरे जहन में नहीं था कि मुझको जॉब करना है, मुझको बिजनेस ही करना था, प्राइवेट कंसल्टिंग ही करना थी। और मेरे जहन में ऐसा दूर दूर तक भी मैंने सोचा नहीं था कि मुझको किसी का एम्प्लॉय बनना है। तो मैंने सर को पहले ही वहाँ पर भोंगे साहब के वहाँ पर जाने के पहले बता दिया था कि सर मुझको 3 महीने करना है,
उसके बाद में कोर्सेज वगैरह करना है। टाइम लिमिट भी दिया था सर को मैंने, तो 3 महीने वहाँ पर मुकम्मल हुए। फिर उसके बाद में 3 महीने मुकम्मल हुए तो सर ने खुद बुलाकर मुझको कहे, हाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कोई चार्जेस लिया बिना ही प्रैक्टिस किया हो इतना लंबा 1 साल अच्छा। भोंगे अपने गुजर साहब के पास में, 3 महीने भोंगे साहब के पास में। तो जिस वक्त मेरा मतलब छोड़ने का लीव लेने का टाइम आया था भोंगे साहब के पास में, उस वक्त सर ने मुझको कैबिन में बुलाकर बोले थे कि भाई आपको सैलरी शुरू कर देता हूँ, आप रुक जाइए, मेरे पास भी वर्क बढ़ गया है। लेकिन जो मेरे रहन में बात थी कि भाई मुझको एम्प्लॉय नहीं बनना है, मुझको मेरा फ्यूचर देखना है, मुझे मुलाजिमत पसंद नहीं है। तो फिर वहाँ से मतलब उनसे एक्सपीरियंस लेटर लिए, उसके बाद में फिर पुणे गए, पुणे में कोर्सेज वगैरह किए, पुणे में कोर्सेज वगैरह 5 से 6 महीने कोर्सेज किए। फिर उसके बाद में नांदुरा आए, नांदुरा में आने के बाद में फिर हमारे पार्टनर ही आ रहा है नाम पर, जबान पर नाम, तो हमारे जो सीनियर थे सैयद आमिर करके, फिर वो भी 2017 में तकरीबन पास आउट थे, उनका भी कुछ पर्सनल चल रहा था मतलब बिजनेस वगैरह। तो 2022 में उन्होंने मुझे ऑफर दिए कि भाई अपनी शॉप का गाला एक खाली है, अगर आपकी इजाज़त हो या आप अगर सहमत हो तो अपन पार्टनरशिप में नांदुरा में कंसल्टिंग शुरू करते हैं। तो कुछ देर सोचने के बाद में मैंने उनको रिस्पॉन्स हाँ कर दे दिया था। फिर चलो कुछ महीने हमारा ऑफिस का काम चला नांदुरा के अंदर। फिर उसके बाद में जब जिस वक्त ओपनिंग हमने नांदुरा में, माननीय आमदार उस वक्त आमदार राजेश पंडित और अकड़े थे नांदुरा में मलकापुर मतदार संघ के, तो उनके हाथ से ओपनिंग करवाए, अच्छी खासी पब्लिक उसके अंदर देखने को मिली हमें। फिर हमारे समाज में मुस्लिम इंजीनियर वर्किंग में कोई ना होने की वजह से हमें बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला, और उसकी बदौलत हम आज यहाँ तक आकर बैठे हैं कि भाई हमारे समाज में कोई मुस्लिम इंजीनियर भी नहीं था। और हमने जो है तो सर्विस का मेन ख्याल रखे कि भाई हमें रात दिन कुछ नहीं देखना है। हमने हमारे वर्किंग पीरियड में ऐसे समझिए आप के सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को जब वर्क करना है तो उसने ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे कब करना है, उसके पास में वर्क आ गया है तो वो चाहे रात हो या दिन हो, उसको कर देना है तो कंप्लीट कर देना है। अगर तो वो उसको कल की बजाय आज ही कंप्लीट कर दे, कल का दिन उसके लिए आसान होगा, हमारी सोच है। तो हमने रात भी नहीं देखी, दिन भी नहीं देखी। हमारे पास में जब वर्किंग आया तो हमने रात में 2-2 3-3 बजे तक वर्किंग किए हुए हैं। उसके बाद में सुबह को सुबह नहीं समझे हमने, जनरली ऑफिशियली टाइम जो है तो वो 10-11 बजे के बाद में ऑफिस का शुरू होता है, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं देखी। उसके हमने जो वर्किंग का टाइम देखे तो हमारे लिए हमने जो महसूस किए तो वो ये है कि भाई हमारी फजर की नमाज होती है, उसके बाद में 5 या 6 बजे से हम वर्किंग पर लग जाते हैं। ऐसी हमारी लाइफ रही है सर। आज आपके पास में जो बैठे हुए, हम आपके यहाँ पर जो बैठे हुए, उसी का कारण है कि हमने वक्त की बहुत पाबंदी की है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आपका सफर रहा। और मैं हमेशा कहता हूँ, या बहुत बड़े बड़े शायरों ने भी कहा है कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है। तो वैसे आपका ये सफर बहुत खूबसूरत चल रहा था, और मैं वो भी महसूस कर सकता हूँ जब आप इंजीनियर बन के घर आए रहेंगे तो घर में कैसा माहौल होगा, घर में कैसी खुशी होगी। और तीसरी आपने कहा कि आपके नांदुरा में कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है आपके इस समाज में, तो वो भी एक बड़ी बात है कि आपके इसके लिए प्राउड फीलिंग होगा पूरे समाज के लिए। अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं जी। आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस फील्ड में जो लेबर काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, वो अनस्किल्ड लेबर हैं। हाँ। तो ये अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा आपको लगता है, या कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करते हो? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साइट सुपरविजन जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर मेन इंपॉर्टेंस रखता है। विदाउट साइट सुपरविजन के कोई काम मैं कह सकता हूँ कि पाए तकमील तक पहुंच नहीं सकता परफेक्शन के साथ। अगर उसमें परफेक्शन चाहिए तो उसकी देखरेख के लिए साइट सुपरविजन करना जरूरी है। और हमारे यहाँ पर लेबरों का मामला ऐसा है, जहाँ तक हमने देखा है कि भाई साइट पर अगर मालक नहीं है तो किस ग्रेड का वो कंक्रीट यूज कर रहे हैं, या बार बेंडिंग शेड्यूल में किस तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो चीज़ हमें नहीं समझ में आती। लेकिन अगर साइट इंजीनियर वहाँ पर साइट सुपरविजन कर रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट उसको चेक भी करना पड़ता है, और जिस चीज़ के मालक पैसे दे रहा है, जिस चीज़ के इंजीनियर फीस ले रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पर फुल सर्विस दे। और उसके नुकसानात हमें उस समय तो नहीं पता चलते हैं, लेकिन जब उसमें अपने बिल्डिंग में क्रैक्स फॉर्म होते हैं उस वक्त हमें उसका नुकसान पता चलता है कि भाई हमारे से क्या गलती हुई है। दूसरा ये चीज मैं पूछना चाहूंगा, प्रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में भी हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर ये बोलता है कि हमारा बजट थोड़ा कम है, इस बजट में थोड़ा बिठा के दो। हाँ। और आपको एक इंजीनियर के तौर पे आपको तो अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करना रहता है। जी। तो इस क्वालिटी और बजट, ये दोनों को आप कैसे मेल करते हो या कैसे साथ लेके चलते हो? सबसे पहली बात तो सर, क्वालिटी और बजट ये दोनों चीजें एक जगह नहीं आ सकती कि भाई इंसान को क्वालिटी भी होना और बजट भी नहीं जाना।
ये चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूंगा कि भाई इंसान के पास में 1 गुंठे जगह है और वो चाह रहा है कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पर ही 1500 स्क्वायर फीट का काम चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप आपकी रिक्वायरमेंट 1 गुंठे 1500 की रखते हैं तो उसके हिसाब से आपको आपके जहन में प्लॉट एरिया को कंजस्टेड करना पड़ेगा कि भाई अपने पास में जहाँ पर अपन एक हॉल 200 स्क्वायर फीट का कर रहे हैं तो वहां पर आपको 200 की बजाय 150 करना पड़ेगा। वो 50 स्क्वायर फीट अपन दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात इसकी कि भाई सवाल क्या था? बजट और क्वालिटी। बजट और क्वालिटी। हाँ, तो क्वालिटी का मसला ऐसा है कि क्वालिटी इंसान की जो है ना वो थिंकिंग पे डिपेंड करती है। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, असल में इंटीरियर बोलो एक्सटीरियर बोलो, क्योंकि ये जो पार्ट है ना तो इंसान को एस्थेटिक व्यू जिसको बोलते हैं अपन, क्या दिखाई किस तरीके से देना चाहिए, वो क्वालिटी जो रहती है ना सर, तो वो हाँ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है वो कि इंसान का जो बजट है। अब जैसे आप फर्ज करो कि आपके पास में 50 रुपये है और आप 60 रुपए की सोच रखते हैं कि मेरा घर 60 रुपये जैसा दिखना चाहिए, तो आपको 60 रुपए का घर तो दिख जाएगा लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सी चीजें कम करनी पड़ेगी। बराबर। तो वो बजट में आकर क्वालिटी कंपेयर कर सकता है। बराबर। और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप इंजीनियर भी हो या नांदुरा के रेसिडेंट भी हो, इतने सालों से आप बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और यंग भी हो, ये तीनों एंगल को मद्देनजर रखते हुए आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट का विजन। ऐसे अगर अपन ने देखा तो आपको क्या नजर आती है चीजें जिस फील्ड के ऊपर अब काम करना चाहिए अगर आने वाले 10-15 सालों में बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को अपने को पूना मुंबई के लेवल में लेके जाना है, तो बुल्ढाना के ऐसे कौन से एरियाज है जिसपे ऊपर काम करना चाहिए, कौन से फील्ड्स है, कौन से सेगमेंट है जिसके ऊपर काम करना चाहिए? सबसे पहले तो नांदुरा या बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का जो भी एरिया देखेंगे अपन, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला था तो वो तो रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत माइनर हो चुका है। अभी ये ट्रैफिक का जो मामला था तो वो जो रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत माइनर हो चुका है। अब रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट भी अच्छा खासा अभी एरिया में हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। ओके ओके। और गवर्नमेंट से आप जब ट्रांसपोर्टेशन की बात की तो गवर्नमेंट कैसे मदद कर सकता है इस ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सुधारने में वगैरह, ऐसा आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लेने चाहिए? हाँ, उसके अंदर तो रोडवे लेवल पे मैं बात करूंगा कि भाई जो रोडवे से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए बहुत सी सर्विसेज तो गवर्नमेंट ने दिए हमें प्रोवाइड की है, लेकिन उसके लिए और जो विलेजेस है, देहात है, जो शहर है, उसमें से और अगर न्यू स्ट्रीट निकाले जाते हैं तो बहुत सी आसानी हमें हो सकती है। अब जैसे कि नांदुरा से खमगांव जाने के लिए एक हमें स्पेसिफिक रास्ता मिलता है 17 से 18 मिनट के लिए, और अगर वो कहीं विलेजेस क्रॉस करके अगर जाता है तो वहां पर हमारा टाइम भी सेव होता है और उतना ट्रैफिक भी कम हो सकता है। बराबर। दूसरा, इस फील्ड में अब जो नए जूनियर्स आ रहे हैं, जो इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो पहला कदम इस फील्ड में रखेंगे, उनके लिए आप क्या एक दोस्त के नाते सलाह देंगे? हाँ, इस फील्ड में आने के लिए देखो सबसे पहली बात तो रिस्क जो है ना वो इंसान का मुकद्दर बंधा हुआ है, उसको कोई छीन नहीं सकता। अगर इस फील्ड में 10 लोग भी अगर मेरे पीछे आना चाहे तो मैं उनको यही गाइड करूंगा कि आपको करना है करिए, लेकिन खुद की मेहनत जितनी आप कर सकेंगे, मतलब विदाउट किसी पे डिपेंड रहकर ये काम करेंगे, इंडिपेंडेंट रहकर आप काम करेंगे तो ही आप इस फील्ड में सक्सेस है। किसी के भरोसे पर ये काम नहीं चल सकता है। बराबर। हाँ। दूसरा, आपने अभी तक जो प्रोजेक्ट किए उसमें से कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपका बता सकेंगे क्या, कि जो करते वक्त आपको एक अलग खुशी महसूस हुई, आपको ऐसा लगा कि चलो मैंने कुछ नया करके दिखाया? या असल में जिस वक्त हमने ऑफिस शुरू किए थे ना तो उस वक्त फील्ड का नॉलेज तो था, इतना नहीं था, लेकिन जिस वक्त हाथ में नया प्रोजेक्ट आया, एक नांदुरा का ही है हमारे, तो वो मालक भी ऐसे थे कि भाई हमको घर जैसे ही समझते थे वो, लेकिन असल में घर जैसे तो नहीं थे, लेकिन घर जैसे ही समझते थे। तो उनका एक प्रोजेक्ट आया हमारे पास में, तो उन्हें मैंने बताया भी कि भाई हमारा नया नया काम है और थोड़ा हमें समय लगेगा, लेकिन वो बोले कि भाई आप यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे, ऐसा समझिए कि ये प्रोजेक्ट आपके ही घर का है और आप नुकसान बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। ये चीज़ उन्होंने मुझे बताए, तो चलो वहाँ से उस प्रोजेक्ट से हमने शुरुआत की। वो हमारी लाइफ का जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट था, वो नांदुरा के अंदर मौजूद है। वहाँ पर हमने बहुत रिस्क लेकर काम किया। वहाँ पर असल में कुछ पायरिया रोड में जा रही थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने नोटिस भी इशू किए थे, लेकिन हमने वहाँ पर ऐसा कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमने काम कंटिन्यू किया था। आज वो पाए तक मिल तक पहुंच चुका है, वहाँ पर लोग रहने के लिए भी आ गए। वाह, क्या बात है। अब पूछना चाहूंगा, जब कोई कंस्ट्रक्शन में अपन स्टील जब सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या पैरामीटर्स देख के बताते हो कि ये स्टील अच्छा है और ये यूज करना चाहिए? बार बेंडिंग रीबेंडिंग टेस्ट उसका, ड्यूरेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह, ग्रेड वगैरह देखकर हम उसको
डिसाइड करते हैं। आपने आइकॉन स्टील कभी यूज किया है इससे हाँ, पहले? आइकॉन असल में जो है हमारा जो मामला है तो वो कंसल्टिंग का है। विथ मटेरियल के मामले में हम जरा पीछे हैं। पीछे हैं। तो कंसल्टिंग का जो मामला है तो हम ओनर को यही सजेस्ट करते हैं, हम उसके सामने टाइप्स ऑफ स्टील रख देते हैं, ग्रेड्स ऑफ स्टील रख देते हैं और उसको बताते भी है कि भाई आप ये लेंगे तो ये फायदा, ये लेंगे तो ये फायदा है। तो ऐसे बहुत से ओनर भी है हमारे पास में जिन्होंने आइकॉन स्टील यूज किया है, मेटल स्टील यूज किया है, उसके बाद में कालिका स्टील यूज किया है, कामधेनु स्टील यूज किया है ऐसे बहुत से ओनर। ओके। लेकिन अपना काम कैसा है सर कि हम लोग तो बता देते हैं उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, लेकिन वो डिपेंड मालक पर करता है। वो उसमें कॉस्टली भी सोचता है वो कि भाई कौन सा अपने लिए फायदेमंद रहेगा, कौन सा नुकसानदेह रहेगा, कौन सी चीज अपन यूज करेंगे तो उससे अपना 1 रुपया बच सकता है। वो 1 रुपया बचाने के चक्कर में बहुत सी चीजों का लॉस भी होता है, लेकिन वो तो फायदे को ही देखता है ना, वो नॉन टेक्निकल है। ये चीजें उसके समझ में नहीं आती ओनर। सो ये थे इंजीनियर मोहम्मद आमिर साहब, और जिस लगन से, जिस मेहनत से और जिस ईमानदारी से वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आने वाले कई सालों में आप इसी तरह से काम करिएगा और ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। यस।